गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में आ चुके हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा 35 क्वेश्चंस डेडिकेट किए गए हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। टोटल मार्क्स जो आएंगे वो 50 होंगे। बहुत ज्यादा होते हैं सर। अब इसमें क्या है, बाइफर्केशन आईसीएसआई ने अभी तक दिया नहीं है कि लीगल एप्टीट्यूड कितना होगा, लॉजिकल रीजनिंग कितना होगा। तो आधा आधा हम शिफ्ट कर लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं। तो 17 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। और अगर मैं 17 क्वेश्चन मान लेता हूं तो उस हिसाब से इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और दिस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसको आप पढ़ के सिर्फ जवाब दे सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड के आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप पे सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है ये सब्जेक्ट या मेरा लेक्चर ही सुन लिया होगा, ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको ऑलरेडी पता है 1 मिनट रहता है हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये वो जगह है जहां पे सिर्फ रीडिंग टाइम इज व्हाट वी विल बी रिक्वायरिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। उसके अलावा कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आईसीएसआई जो बोलता है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला सवाल, आप सब पीछे बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन बचपन से सुनते आ रहे होंगे, सोशल साइंस में पढ़ा होगा बहुत सारी जगह पे। क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? लेमन टर्म्स में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जो सबसे पहली परिभाषा आपके दिमाग में क्या आती है? सबसे पहली परिभाषा जो मेरे हिसाब से मैं जनरली जो लोगों से पूछा है वो आती है रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स, जो हमारे रेगुलेशंस दिए गए हैं वो होगा, उसके अलावा नथिंग एल्स। कुछ और अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो दे गो विद बेसिक लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो बेसिक लॉ ऑफ लैंड है। बट कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट लेट्स जस्ट से स्क्रिप्चर अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया जब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए थे, और वो फंडामेंटल बेस बना फॉर एवरीथिंग एल्स जो हमारे पास आज के टाइम पे है। सो लेट्स जस्ट इमेजिन दिस इज वन मेन चैप्टर जिसके अंदर से बहुत सारे सबसेक्शन बना बना के आज इतना बड़ा लॉ खड़ा है। चूंकि आप लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, ये आईसीएसआई सीएसीईटी की क्लास है, तो हम इन डिटेल बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे। नहीं तो हर टॉपिक इसके अंदर का खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत स्मॉल में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे जो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आएगा। आज सिर्फ मैं ये फर्स्ट पेज पढ़ाने वाला हूं। आश्चर्य होगा जान के कि सिर्फ प्रियम्बल पढ़ने वाले एक ही पेज, बट ये पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। बट इसके पहले बहुत सारी हिस्ट्री भी जानना है कि ये प्रियम्बल बना कैसे, इसका एक एक वर्ड इसके अंदर आया कैसे, इसका रेलेवेंस क्या है, सारी बातों को हमको समझना है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लेमन लैंग्वेज में क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिक लॉ ऑफ लैंड। बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज इज, वो आपको सोर्स बताता है, सोर्स ऑफ पावर, एंड वो आपको देता है कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देता है कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ पावर और गवर्नेंस। वो कैसी भी गवर्नेंस हो वो किस बेस पे होगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होती है। हर जगह पे देखोगे, कभी लोकसभा की डिबेट देखोगे, हर जगह देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होती रहती है। सबसे हॉट मुद्दा भी क्या चल रहा था? आर्टिकल 370। उसमें लोग खड़े हुए थे कि हाँ आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई, डिबेट हुई, राइट? मतलब क्या है? आज ये सब कुछ हम समझ जाएंगे। बाय द एंड ऑफ द सेशन हम सब कुछ समझ चुके होंगे। सो all laws are made under boundaries and limits of constitution। ये चीज हमको ध्यान रखना है। इस देश में कभी भी कोई भी लॉ बनेगा तो वो ऐसा नहीं बन सकता कि फंडामेंटल बेसिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उनके रिवर्स में जाए। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देयर आर इफ्स एंड बट्स टू इट, जो बहुत ही सिंसियर और माइन्यूट डिटेल्स में जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी ऐसा नहीं हो कि पूरे रिवर्स प्रोसेस में वो लॉ बनाया जाए। ठीक है, बॉडीज ऑफ गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोला तुमको दो चीजें देता है, पावर देता है और गवर्नेंस देता है। तो गवर्नेंस होती कैसे है इस देश में, पहले वो समझना पड़ेगा। इस देश का पॉलिटी, आज के टाइम में जो पॉलिटिकल नेचर है वो बना कैसे है, वो हमको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो हमारे देश का गवर्नेंस 3 चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर इज द वन हु मेक्स लॉ। इन बेसिक सेंस legislature is the one who is the body who makes laws। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन लोग हैं? एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं who implements the laws, the one who implements the laws। जुडिशरी वो है who upholds the law। ये तीनों वर्ड यहां पे अंडरलाइन किया हूं, उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, तुमको पढ़ा रहा हूं, इनकी मीनिंग भी है। अपने मन में ना इस कहानी को सेटल इन होने देना। इस देश का स्ट्रक्चर इन नजरिए से, इस लॉ के नजरिए से देखना चालू करना, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नेचर तुमको मेक सेंस करने लगेगा। राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन पावर गवर्नेंस देगा। गवर्नेंस के 3 पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी।
पहला अपन डिस्कस करते हैं लेजिस्लेचर। इस देश का लेजिस्लेचर क्या है, गवर्नेंस हो कैसे रही है। बहुत बड़ा देश है ना, हमारी आबादी 135 करोड़ है। क्या हर किसी की बात सुनी जा सकती है? ऑल्दो वी आर अ डेमोक्रेसी, हम बोलते हैं सुनते हैं। तो ऐसा थोड़े ना होता है कि अगर एक लॉ बनाना है तो पर 135 करोड़ लोग खड़े होकर बोलना चालू करेंगे कि मेरे को इस लॉ में ये चाहिए, मेरे को इस लॉ में ये डिबेट चाहिए। पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज, इसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो दो प्रकार का लेजिस्लेचर होता है, सेंट्रल, स्टेट। पहले सेंट्रल की बात कर लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर मेजरली हम अम्ब्रेला टर्म में बोलना चाहेंगे तो पार्लियामेंट हो गया। अब पार्लियामेंट किस चीज से कंसिस्ट करता है? तीन चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। अब मेरे को कोई भी लॉ बनाना है आज के टाइम में, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, क्या लगता है तुमको? वो डिबेट टेबल होती है लोकसभा में। लोकसभा में उसके बारे में डिस्कशन चालू होती है, उसके फ्लॉज के बारे में, उसका ड्राफ्ट जमा होता है एंड सब जब रजामंदी हो जाती है, मेजॉरिटी मिल जाती है, जब उसे एक लॉ बनाने के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है मेंबर्स की पता है? पॉज करो, जवाब दो। अगर तुमने कुछ और बोला है 2/3 के अलावा तो अपने आप को टपली मार लेना। 2/3 मेजॉरिटी अगर मिल जाती है तो एक बिल पास होता है। दिस बिल इज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में फिर सारे डिस्कशंस होते हैं, वो डिस्कशंस कंप्लीट होते हैं और अगर राज्यसभा ने भी उसको मेजॉरिटी में पास कर दिया तो सर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, अपने तरफ से रिव्यू दे सकते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो मना भी कर सकते हैं कि लॉ ना बने, अपने रिकमेंडेशंस बोल के वापस भेज सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, जहां वो फिर से पास होकर अगर प्रेसिडेंट के पास पहुंचे, ही साइंस द डॉक्यूमेंट और वो लॉ बन जाता है। क्या हुआ सर? तीन स्ट्रक्चर में एक लॉ का प्लेसमेंट हुआ। तुम बोलोगे सर सेंट्रल लेजिस्लेचर में ही तो लॉ बन गया, स्टेट लेजिस्लेचर की मेरे को जरूरत क्या है? सर गवर्नेंस भी तो जरूरी है ना। और लॉ सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ही बनाएगी, देयर आर लॉज जो स्पेसिफिक एक स्टेट के अंदर भी इंप्लीमेंट होने हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके बारे में बात करके सेंटर के पास भेजेगा, सेंटर उसको लॉ की तरह प्रमोट करेगा। सो ऑल द डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या पता चला? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा को एक और लाइन बोली जाती है जो तुमने शायद सुनी होगी, लोअर हाउस, एंड राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस क्यों बोलते हैं पता है? सोचो, क्योंकि लोकसभा का हर एक मेंबर जो लोकसभा में आया है वो इलेक्टेड होता है। आपने सुना होगा लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, एमपीज सुना होगा वर्ड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब सेलेक्ट होते हैं। तो आपके अपने रीजन के एमपीज होंगे जिनके लिए अगर आप 18+ हो गए तो आपने या आपके पेरेंट्स ने वोट किया होगा, अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स अभी का पता है आपको? The total number of Lok Sabha members at the moment is 552. इसमें 530 इलेक्ट होके आते हैं, जो स्टेट से आते हैं इलेक्ट होके, राइट। 20 हैं जो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं, और 2 ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट यहां पे एक अमेंडमेंट आ चुका है। अमेंडमेंट क्या है सर? तो अमेंडमेंट ये है, 26 जनवरी 2020 के पहले ये अमेंडमेंट लागू हो चुका है। 26 जनवरी 2020 से ये लागू है कि अब जो 2 नॉमिनेशन होते थे एंग्लो इंडियंस को लेके वो नहीं होंगे। दोनों ही बातें तुमको बता रहा हूं, दोनों ही बातें तुमको समझा रहा हूं, क्योंकि पॉसिबल है आईसीएसआई के नोटिफिकेशन में या उसके क्वेश्चंस में ये सवाल आ जाए। चांसेस कितने हैं? स्लिम टू नन। अभी के लिए तुमको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे आईसीएसआई के मॉड्यूल में भी चले जाऊं, कहीं पे भी लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया ही नहीं है कि 552 मेंबर होते हैं कि कितने मेंबर होते हैं, उसने कुछ बोला ही नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए तुमको ये बातें बता रहा हूं। तो अगर 2 एंग्लो इंडियन वाला मैंने तुमको बता दिया है, 26 जनवरी 2020 के बाद से वो नॉमिनेशन हट चुका है। चूंकि उसके पहले इलेक्ट हो गए थे इस साल के लिए 2 एंग्लो इंडियंस, तो वो इस साल तो है अभी कैबिनेट में, बट नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस हो रहे होंगे तो 552 मेंबर्स अगर होंगे तो वो 550 हो जाएंगे आई थिंक, रेस्ट्रिक्ट होने के लिए, जिसमें 530 तुम्हारे स्टेट से आएंगे और जो 20 होंगे वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। ओके। सेम राज्यसभा के टोटल मेंबर्स पता है कितने होते हैं? राज्यसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं 250, जिसमें से 233 इलेक्ट होके आते हैं। ये भी सुना होगा कि पार्टीज अपने लिए नॉमिनेट करती हैं कि राज्यसभा के लिए हमारा ये कैंडिडेट है, फिर उनका इलेक्शन होता है। जैसे सबसे बड़ा जो आपको शायद न्यूज याद भी होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके हुआ था, राइट। उनको इलेक्ट होना था राज्यसभा के लिए, बट उनको कांग्रेस ने नॉमिनेट नहीं किया था, सो ही स्विच्ड पार्टीज। अब बीजेपी ने उनको नॉमिनेट किया, नाउ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये लोग नॉमिनेट होके कहां से आते हैं?
ये डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं, वो लिटरेचर से हो सकते हैं, वो साइंस से हो सकते हैं। स्पोर्ट्स चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, फिर भी स्पोर्ट्स से बहुत रेयर ओकेजन्स में नॉमिनेट होके लोग आते हैं राज्यसभा में। एक बहुत बड़ा नाम पता है स्पोर्ट्स से जो नॉमिनेट होकर राज्यसभा के अंदर में है? नहीं पता है? टपली मारो। सचिन तेंदुलकर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो लेजिस्लेचर सेंट्रल की बात हो गई है। स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडीज, गवर्नर एंड 1 और 2 हाउसेस। अब ये 1 या 2 हाउसेस क्यों बोल रहा हूं? स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा को लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम बता दिए, विधानसभा, विधान परिषद। ये 2 हाउसेस का सिस्टम हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, 6 स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। कौन कौन से वो 6 स्टेट्स हैं? फर्स्ट स्टेट इज बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। क्या करना है सर इन सबको जान के? मेरे को क्या करना है सर? 1 हाउस हो 2 हाउस हो, काम चल रहा है ना? काम नहीं चल रहा है। ये 6 के 6 नाम रट्टा मार लेना, क्योंकि एक फैक्ट बात बता रहा हूं लीगल एप्टीट्यूड की। ये जो मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल को सर आप भगवत गीता बोलेंगे। ठीक है, दुनिया की ताकत इधर हो जाए या उधर हो जाए, इसका एक एक शब्द, फुल स्टॉप भी हो, कॉमा भी हो, आपको घोट के पी लेना है, क्योंकि आप नहीं बोल पाएंगे बाद में आईसीएसआई को कि सर ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था ही नहीं। वो बोलेगा कि मॉड्यूल के अंदर लिखा था ना, तो क्यों याद नहीं था तुमको? वो कुछ भी पूछ सकता है। तो भगवत गीता मान के चलना है और रट्टा मार लेना है। और ये 6 चीजें तो सर आपको रट्टा मारनी ही, आपको पता होना चाहिए कि किन स्टेट्स में 2 हाउसेस गवर्नर के साथ वर्क करते हैं और किन स्टेट में सिर्फ 1 हाउस कर रहा होता है। इन सबको छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें 1 हाउस है। ऑब्वियस बात थी, बट आपको बता दिया। आई होप ये 6 के 6 लिख लिए थे, नहीं लिखे हैं तो अपनी नोट्स की कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना। हिस्ट्री की बात करनी है अब थोड़ी सी। ये हिस्ट्री पहुंची कैसे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे हमने, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कैसे बने। सबसे पहले ही मैंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेजिस्लेटिव काम है, एग्जीक्यूटिव काम है, जुडिशरी काम है। पर कॉन्स्टिट्यूशन को सर आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। क्या कैटेगरीज हैं? पहला इज प्रियम्बल, सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स, थर्ड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर लीगल एप्टीट्यूड में हम सिर्फ प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। सेकेंड लेक्चर पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा फंडामेंटल राइट्स के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट थर्ड लेक्चर होगा। इसके बाद फोर्थ लेक्चर में इन सब का इंप्लीमेंटेशन एंड कंबाइंड वर्जन हम समझेंगे। एंड फिफ्थ लेक्चर में सिर्फ हम सवाल सॉल्व करेंगे। क्योंकि मजे की बात जानते हो, जब तुम लीगल एप्टीट्यूड के नीचे चले जाओगे ना, लॉजिकल इस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, सैंपल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए आईसीएसआई ने? सोचो 5 बस। और वो पूछेगा कहां से जानते हो? ये 2 लाइन के बीच में जो ये डॉट है ना, इसके अंदर से भी पूछेगा वो। तो हमको सबके लिए तैयार होना है। गुंडा बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अभी हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रियम्बल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले ही बोला था सिर्फ फर्स्ट पेज ही पढ़ा रहा हूं आज मैं, उतने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट क्लियर है। गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर 1 और 2 हाउसेज है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब अपन हिस्ट्री में आ रहे हैं। सबसे पहला चीज तुमको बताया, करंट मेंबर्स कितने हैं? लोकसभा में 552 है, उसके बाद 250 है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी सिटिंग मेंबर्स भी उतने ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई मेंबर इलेक्ट हुआ, कोई सीट खाली रह गई, किसी का बाईपोल होना था, रिजाइन कर दिया, मर गया। बट टोटल सीट्स अलॉटेड अपने पास कितना है? मैक्सिमम नंबर अपने को पता है 250, 252। ये 252 चेंज होने वाला है, एक्चुअली चेंज हो गया है, बट क्योंकि अभी इलेक्टेड है 2 एंग्लो इंडियंस, तो ये 2021 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। बता दिया हूं, आने नहीं वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अपीयरेंस जो फर्स्ट लिया गया था अपने पास, वो कौन सी डेट पे था जानते हो? December 6, 1949। पहली बार सच्चिदानंद जी जो लॉयर थे उस टाइम पे, और वो प्रेसिडेंट थे उस असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पहला अपीयरेंस हुआ था जहां पे उन्होंने अपनाने की उसको कोशिश की थी। जुलाई 1, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बनाया गया था, और उसके बाद इंडिया अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने वाला था। अगस्त 14, 1947 पे सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था।
सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई जा रही थी उसी टाइम पे 14 अगस्त 1947 पे ही, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, सिंध की बात कर लीजिए, बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं। तो वो उसी दिन से सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, उनको निकाल दिया गया था। और सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के बाद इसमें जो सबसे पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आप हर कोई जानता है फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे, बट उसके पहले सच्चिदानंद जी भी थे, जिनको प्रेसिडेंट की उपाधि नहीं जाती क्योंकि उस टाइम तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, अगस्त 14 1947, अगस्त 14 नहीं है, अगस्त 15 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। ओके, सेकेंड हिस्ट्री का पार्ट, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और सॉवरेन वर्ड पे मैं अभी बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं, उसकी मीनिंग तुमको समझाऊंगा, अभी ये सिर्फ सुन लो। तो उसके अंदर बहुत सारी बॉडीज थी। वन ऑफ द बॉडीज वाज ड्राफ्टिंग कमिटी। ये ड्राफ्टिंग कमिटी का जो पहला चयन था जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले रखा था इसका ऑब्जेक्टिव कि हाँ एक ड्राफ्टिंग कमिटी होनी चाहिए, और इसके हेड बनाए गए थे डॉक्टर BR अंबेडकर जी। He was the chairman of the drafting committee and उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था, जिसको 284 आउट ऑफ 299, उस टाइम पे 299 मेंबर्स हुआ करते थे, 284 मेंबर्स ने अपनी सहमति दी थी और उस पर साइन करके बोला था कि हाँ हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। उसी दिन आप रिपब्लिक डे भी बनाते हैं, राइट। प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पन्ना ही था प्रियम्बल। प्रियम्बल की बेसिक मीनिंग गूगल में चले जाओगे तो वो होता है द फर्स्ट इनिशियल स्क्रिप्चर ऑफ एनी बॉडी, उसको प्रियम्बल बोला जाता है। तो इस प्रियम्बल में क्या लिखा था, दो चीजें थी। प्रियम्बल बोलता था कि मैं तुमको सोर्स बताऊंगा, मैं तुमको सोर्स बताऊंगा पावर का, एंड प्रियम्बल बोलता है कि मैं तुमको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। सो प्रियम्बल वॉज मेड to set out the aim, goal and objective of the Indian Constitution for coming future generations also, जिसके तहत सारे rules, regulation and laws बनेंगे। Alright? So Indian Constitution का सबसे पहला पार्ट था preamble। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी खासियत थी, BR अंबेडकर को हम इसलिए विजनरी कहते थे क्योंकि उन्होंने ये पार्ट बनाया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होगा। इसमें उन्होंने ऐसे सिस्टम्स रखे थे, ऐसे प्रोविजंस रखे थे जिसके थ्रू हम इसको अमेंड कर सकते हैं, और ये अमेंड करते हुए ही, इस रिजिडिटी को हटाते हुए ही आज का हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में है। ओके, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट प्रियम्बल हमको पढ़ना है। उसके पहले उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पार्ट्स क्या क्या थे। सबसे पहला पार्ट था प्रियम्बल। सेकेंड, देयर वर पार्ट्स 1 to 22 जो कवर कर रहे थे आर्टिकल्स 1 से 451 तक। ये प्रेजेंट डे सिनेरियो है, पहले कम थे आर्टिकल्स, अभी आर्टिकल्स बढ़े हैं। सेकेंड वॉज देयर वर 12 शेड्यूल्स। जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था 8 शेड्यूल्स थे और एक अपेंडिक्स ऐड किया गया। आज अपन प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, क्या पार्ट 1 से 22 आपके ICSI के कोर्स में है? सर नहीं है। क्या आर्टिकल्स 1 से 451 तक है? नहीं है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आपको पढ़ाया गया है, उसके अलावा आपको जानने की जरूरत नहीं है CSET एग्जाम के लिए। शेड्यूल्स कितने पढ़ाए गए हैं? शेड्यूल्स का आपको मतलब आपके में उल्लेख ही नहीं है आपकी ICSI के स्टडी मॉड्यूल में। इसके अंदर से ही आपके वो आर्टिकल्स निकल के आपको पढ़ाया गया है। सो इतना ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। क्या हमको अपेंडिक्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, हमको अपेंडिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ दो चीजें कवर करेंगे, प्रियम्बल कवर करेंगे, हम आर्टिकल्स कुछ कवर करेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। ओके, प्रियम्बल। अब दिल पे हाथ रख लो सब अपना, सीधा हाथ। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं अपना सीधा हाथ नहीं रखूंगा, मैं इधर रख रहा हूं। तुम सबको अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखना और इसको बहुत इच्छा से हम पढ़ेंगे, ठीक है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, ये पढ़ाया, अब इसका ब्रेकडाउन समझना है हमको। सबसे पहली लाइन देखो सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना प्रियम्बल दो चीज बोलता है, सोर्स ऑफ पावर बोलता है, पावर कहां से डिराइव करेगा वो, एंड सेकेंड चीज वो ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है।
सो व्हेन वी से वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द सोर्स जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमने बनाया। किसने अडॉप्ट किया? हमने ही खुद को दिया और हमने ही खुद अडॉप्ट किया है। सो द सोर्स ऑफ पावर इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ अस, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. ओके, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद के जितने भी आपको कैपिटल वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल के, जो ले डाउन करते हैं उस स्ट्रक्चर को जिसके कारण सारे लॉज बन सकते हैं। ओके, ये जो वर्ड्स देख रहे हो अभी, इन वर्ड्स पे अपने को बात करनी है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमेशा से इस प्रियम्बल में नहीं थे। दो वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, दो नहीं एक्चुअली तीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और यहां पे आ जाऊंगा इंटेग्रिटी, असेंबली, लिबर्टी, इंडिविजुअल, इंटेग्रिटी। ये तीन वर्ड्स जो तुमको देख रहे हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये तीनों पहली बार प्रियम्बल में नहीं थे, ये अमेंड होके आए हैं। उस अमेंडमेंट का नाम है 42nd अमेंडमेंट। ये पहले वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं होते थे यहाँ पे, इनको दोबारा डाला गया है। ये अमेंडमेंट पॉसिबल इसलिए क्योंकि हमारे विजनरी जो लॉ मेकर्स थे, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ऐसे स्टेप्स बनाए थे जिसके थ्रू हम ये कर सकते थे। उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले। तो प्रियम्बल के अंदर के जो मैंने वर्ड्स बोले, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हमको डिस्कस करने हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब क्या है? Sovereign means independent authority of a state, means power to legislate on any subject, not subject to any external control. जो एक इंडिविजुअल स्टेट है या कोई एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी है, उसको उसके पावर्स ऑटोनॉमस मिलते हैं। वो सारे सब्जेक्ट जो उसके अंदर के गवर्नेंस के आते हैं, वो उस पर खुद फैसले ले सकता है, एंड ही विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। ऑलराइट, तो सबसे पहला सॉवरेन पावर था। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे देश में चलता है, कोई एक ऐसी जगह है जिसको स्टेट की उपाधि नहीं मिली और वो बहुत ज्यादा लड़ती रहती है। पॉज करो वीडियो, खोज लेना, नहीं भी खोजोगे तो क्लास के बाद खोजना, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो नंबर डाउट के लिए ना, उसमें एक बार भेज देना कि जरा हमको पता है कि कौन सा ये पर्टिकुलर जगह है जो स्टेट की मांग अभी बहुत ज्यादा कर रहा है और उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका रीजन भी चाहिए मेरे को, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिटीजन टू प्रोवाइड देम विद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशलिस्ट जब वो पर्टिकुलर बात कर रहा होता है, वो बोलता है कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है या आपको अपने सिटीजन्स को एक इक्वल स्टैंडर्ड पे अपहोल्ड करना है। बट वो जस्टिस सिर्फ सोशल नहीं होना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं होना चाहिए, बट पॉलिटिकल नेचर में भी होना चाहिए। सारे वर्जन्स पे वो जस्टिस मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर इंसान को। नो एक्सप्लॉयटेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, रेस, कास्ट, सेक्स, वो किस रीजन से आते हैं, किस लिंग्विस्टिक बैरियर से आते हैं, कोई भी चीज शुड नॉट बी द बैरियर कि उनको जस्टिस ना मिले। सो सोशलिस्ट वर्ड अपहोल्ड करता है हमारे प्रियम्बल में ये सारी चीजें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम, रिसोर्सेज टू इट्स सिटीजन्स। पता है बहुत रेयरली देखने मिलता है कि वो बहुत ही, मतलब वो यूटोपिया वाली सोसाइटी है ना, कि सब कुछ सही चल रहा है एक देश में, तब ये पॉसिबल है। देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम और रिसोर्सेज, बट गवर्नमेंट का सिर्फ काम ही ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको इक्वल करना है, वो उसके लिए कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। सेक्युलर, ऑल रिलीजन शुड एंजॉय स्टेटस ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्स रिलीजन्स हैं, बट वी आर द सेक्युलर वंस। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रिलीजन नहीं है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है कि हमारा एक रिलीजन है, गवर्नेंस इज सेक्युलर, जो गवर्नेंस कर रहे हैं वो सेक्युलर है, बट उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिलीजन है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज चले जाओगे तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिलीजन है, बट उनका गवर्नेंस सेक्युलर होता है, जनरली नहीं भी होता है, टोटली मैटर्स। बट इंडिया के केस में सेक्युलर गवर्नेंस भी है और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हमारा कोई रिलीजन नहीं है। ओके, डेमोक्रेटिक, इक्वल पॉलिटिकल राइट टू ऑल सिटीजन। सारे इस देश के सारे सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती थी ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो यहीं पे अपहोल्ड होती है। डेमोक्रेटिक होना चाहिए सारी चीज पे। हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल, एक चाय वाला नरेंद्र मोदी है जो आज प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये जर्नी कहीं और शायद पॉसिबल नहीं होती, इंडिया में पॉसिबल है। रिपब्लिक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल,
President is the head of the state and his office is open to all citizens. Republic है, we are not just India, we are Republic of India. कभी भी ये नाम लोगे Republic of India लेना, वो लीगली एक्यूरेट नाम है. हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के खुद को प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. We have declared ourselves Republic of India. So head of the state, जो हमारा head of the state है वो है president. Executive power सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, but head of the state is president. ओके एंड उसका ऑफिस हर किसी के लिए ओपन होता है. सबसे बड़ा जो इसका आई थिंक फायदा उठाया गया है अभी रिसेंट टाइम्स में किसी न्यूज में, वो निर्भया केस में आपको मिल जाएगा, जहां लगातार लोग प्रेसिडेंट की बेंच को जाके अप्रोच कर रहे थे कि सर हमको मर्सी प्ली दी जाए. हर किसी के लिए ओपन था, ऑल्दो दे वर रेपिस्ट, जो प्रूवन भी थे तब भी वो अप्रोच कर सकते थे प्रेसिडेंट को. सो एवरीबडी हैज दैट राइट. ओके, 5 वर्ड्स का इंपॉर्टेंस. उसके बाद हमको आना है जस्टिस, जिसकी मैं बात कर रहा था. सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल होना चाहिए. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. आपके पास लिबर्टी है सर कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी फेथ को फॉलो कर सकते हैं. आप किसी भगवान को फॉलो करें, आप एथिस्ट भी रह सकते हैं, आप किसी भगवान को फॉलो ना भी करें तो भी आप इस देश में रहेंगे. आपका प्रियम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंजर्व करता है ये सारी चीजों को. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये उन्हीं बातों को फिर से रेजोनेंस कर रहा है. कौन सी बात को? सोशलिस्ट बात को, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम होना चाहिए. उसी को फिर से रेजोनेट कर रहा है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. हर किसी को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स हम इसमें बात करेंगे तो यहां पे बहुत कुछ कवर होता है. फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. हर इंडिविजुअल को, नो मैटर वो किस बैकग्राउंड से आता है, किस सेक्स से आता है, किस लिंग्विस्टिक बैरियर से आता है या किस जगह से आता है इस पूरे देश में, हर किसी को सेम रिस्पेक्ट, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम पावर्स के साथ हम एक साथ जोड़ के रहेंगे. फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन मेंटेन करेंगे. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. हम खुद को ये Constitution देते हैं. That is how this Constitution was formed. Okay? आज का लेक्चर इन्हीं चीजों को कवर कर रहा है. मैं इस पूरे लेक्चर में बहुत सारे कीवर्ड्स को कवर किया हूं. इन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे. सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने कवर किए इन्हीं से आने वाले हैं. तो इस लेक्चर के बाद जब तुम पीडीएफ खोलोगे, यहां तक के पार्ट का, प्रियम्बल तक के पार्ट के क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो. तुमको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है. जैसे कि वन ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन आईसीएसआई मॉड्यूल इज कि इन प्रियम्बल the preamble contains sovereign socialist secular democratic republic, या फिर वो बोलेगा sovereign socialist democratic republic, या कोई एक वर्ड इसमें से खा जाएगा वो. ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दिया होगा तो तुमको बोलना होगा कि प्रियम्बल कंटेन्स सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं कि कितने हाउस होते हैं, पार्लियामेंट किन किन चीजों से बना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने तुमको एक पीडीएफ दिया हुआ है, जाके उसको सॉल्व करना. एक और कसम खानी है तुमको, जब मेरा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं तुमको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला जरूर कि मैं फर्स्ट पेज पढ़ा रहा हूं, बट यहां पे मैंने तुमको इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिया है, तुमको ये वाला पार्ट छोड़ के, सिर्फ इस पैराग्राफ को छोड़ के काफी कुछ पढ़ा दिया है. तो तुम्हारी धर्म बनता है, मैंने बोला ना ये भगवद गीता है, इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी है, इसका एक एक वर्ड पढ़ना है. तो ये लेक्चर खत्म हो चुका है. इंट्रोडक्शन का पूरा पैराग्राफ, वो पूरा पेज फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड तुम रीड मारोगे. ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. कुछ भी पूछ सकता है आईसीएसआई. मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लेक्चर के अंदर कवर किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए, एंड उसके बाद हम बेसिकली एक क्लास सिर्फ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर.